तो प्यारे कक्षा 10 के हाई स्कूल के जो प्यारे बच्चे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग साइंस के जो क्वेश्चन आंसर है उसे खोज रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर आपको खोजना है ना, कहीं जाना नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। वो कैसे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के प्रश्नोत्तर, जो आपके जो मैंने ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है उसका आपको सभी प्रश्नों का आंसर आपको मिलेगा। आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में खोजने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, बस आप हमारे साथ लगे रहिए। जो कमी है कमेंट में बताइए, मैं सब पूरा करूंगा। आइए पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ओके, तो ये आपका पहला प्रश्न है। तो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो बच्चों, ऑप्शन आपके किताब में दिया हुआ है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप कक्षा 10 की जो बुक है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें ऑप्शन दिए हैं बच्चों, तो उसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा क्या है। मैं इसको पूरा विस्तार से बता दे रहा हूँ कि कहाँ क्या होने वाला है। उसमें बस आपसे दो चीज पूछेगा कि किसमें, इसे पूछेगा किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण को हम कहते हैं उपचयन। हो सकता है किताब में उपचयन लिखा हो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीकरण है तो उसमें किताब में उपचयन लिखा होगा और एक जगह लिखा होगा अपचयित। अपचयित, अपचयित मतलब क्या हो गया? उसका अपचयन। ऑक्सीकरण मतलब उसका उपचयन। ये दोनों चीजें, और कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, अर्थात उसमें सही नहीं खोजना है, हमको गलत खोजना है। तो जो सही होगा उसे छोड़ दीजिएगा, और मैं समझा दे रहा हूं सही वाली बात। ठीक है, जो सही होगा उसे आप छोड़ देंगे और गलत होगा उस पर निशान लगा देंगे। आ जाओ बच्चों, तो मैंने इसके पहले जब आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया बच्चों पढ़ाया था इसके पिछले वाले वीडियो में, और आपको रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाई गई थी, समझाई गई थी प्यारे बच्चों। उसी रेडॉक्स अभिक्रिया का ये एक उदाहरण है जिसको आपको समझ लेना, और कुछ है नहीं इसमें। आओ देखते हैं। 2PbO प्लस कार्बन, ये भी सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है, मतलब ये भी ठोस है ये भी ठोस है। ये रिएक्ट होता है, अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके देता है सीसा, इसको लेड बोलते हैं, सीसा, और देता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए इसमें हो क्या है। ये Pb का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। Pb का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। आपको बताया गया था कि जहां से ऑक्सीजन निकलेगा उसका होगा अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जाकर जुड़ेगा उसका होगा बच्चों उपचयन। तो प्यारे बच्चों, इसमें Pb का अपचयन हो रहा है। ठीक है, Pb यानी सीसा का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। सिंपल सी बात है। इसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है और सीसा का अपचयन हो रहा है। अब ध्यान दें, इसमें सीसा का क्या हो रहा है? सीसा का अपचयन एकदम आराम से, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन। अब दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ये दोनों काम हो रहा है, मतलब ये सत्य है, और आपको बताना है असत्य। तो उसमें दो ऑप्शन आपको और मिलेंगे, जो लगेगा कि गलत है उसको आप निशान लगा लीजिएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। PbO प्लस कार्बन जब क्रिया कर रहा है तो Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात सीसा दे रहा है। अब देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए। तो बच्चों, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है तो इसका अपचयन हो गया, और इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। बस यही आपको जान लेना है। बाकी इसके बाद जो कहेगा उसे आप गलत ठहरा दीजिएगा, असत्य बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, आपका बहुत ही शानदार और जबरदस्त दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है परीक्षा में आना ही है। इसके आने की संभावना मैं बता दूं बच्चों, परीक्षा में इसके आने की संभावना एकदम 80% ऐसे प्रश्न के आने की संभावना होती है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। बच्चों देखो, फोकस करिएगा। Fe2O3 प्लस 2Al, दैट इज क्या? Al2O3 प्लस 2Fe। ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का समीकरण है। बहुत ही आसान है बच्चों। इसमें क्या हो रहा है? एल्युमिनियम क्या कर रहा है? फेरस को विस्थापित कर रहा है। एल्युमिनियम फेरस को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। इसका फेरस को, एल्युमिनियम आयरन कहिए या फिर फेरस कहिए, बात वही है। ठीक है बच्चों ना। तो एल्युमिनियम
फेरस को अर्थात आयरन को अर्थात लोहे को, दोनों तीनों बात मैंने कह दिया। इसको बच्चों क्या करता है, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है बच्चों, विस्थापन। हमने बताया था आप जब सक्रियता श्रेणी देखेंगे तो सक्रियता श्रेणी में जो वैल्यू ऊपर होगी अपने से नीचे वाले को विस्थापित करेगी। आपके लिए दिया भी गया था, K था, Na था, CaMg, ठीक है, Al, उसके बाद ZnFe, ठीक है, PbHCu, ऐसे Ag, Au, Hg, ऐसे करके एक सीरीज मैंने बच्चों आपको बताई थी। इस पे थोड़ा सा पिछले वाला वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। इस श्रेणी में जो ऊपर होगा अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। देखो ये Al है, एल्युमिनियम हो गया, फिर इसके नीचे देखिए फेरस है, तो ये फेरस को इसमें से अपचयित मतलब क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अर्थात ये अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, हमें पूरा विश्वास है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो जो आपका तीसरा प्रश्न इसमें है, देखिए क्या है, बहुत ही जानदार ये भी क्वेश्चन है। और मैंने जो आपको पीछे थ्योरी पढ़ाई है ना बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे न लगे। बस थ्योरी पर पीछे जो वीडियो आपको दिया गया है, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, उसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड वीडियो आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो याद हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, लिखा है लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूड़ मतलब लोहे का चूड़। अच्छा, लोहे के चूड़ का सूत्र क्या होगा, कंफ्यूजन है ना बच्चों, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या है, जो लौह चूड़ है बच्चों वह आपका फेरस है। क्या है, फेरस है। अब फेरस की अभिक्रिया आपको करानी किससे है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। अब आप जब इससे अभिक्रिया कराओगे तो बच्चों क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने श्रेणी आपको दिखाया था KNaCaMg, ठीक है, AlZnFeHCuAgAuHg, यह जो आपकी एक श्रेणी है सक्रियता श्रेणी बच्चों की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसीलिए पहले आपसे कह दिया, जिस वीडियो में मैंने बताया इसे, दूसरे वीडियो में आपको इसको समझाया था बच्चों पार्ट नंबर 2 में, कि ये जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जब ये क्वेश्चन हल करेंगे ना तो इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी, देखिए लिखा है फेरस, इसमें देखो फेरस कहाँ है, यहाँ पर है। अब हाइड्रोजन देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर इसके नीचे एक Pb भी होता है, मैंने उसको नहीं लिखा। देखिए सारी सीरीज लिखना जरूरी नहीं, हमको समझना नहीं है, समझते रहो। तो बच्चों Fe जब क्रिया करेगा HCl से तो हाइड्रोजन को उस विलयन से बाय बाय टाटा विस्थापित कर देगा, ओके ना। तो बच्चों क्या करेगा, फेरस HCl विलयन से हाइड्रोजन को भगा देगा, कहेगा भैया तू चल, तेरा काम यहाँ नहीं है। तो अब क्या होगा, तब हो जाएगा FeCl। क्या होगा, FeCl अब प्लस हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। बच्चों अब सबसे बड़ी बात यहाँ है, सबसे बड़ी बात ये क्लियर हो गया होगा। सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत यहाँ बात क्या है वो समझते हैं बच्चों। मैंने कहा FeCl हो गया और H हो गया। हाइड्रोजन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। हाइड्रोजन जो भी यहाँ उपस्थित होगा तो अणु के रूप में रहेगा बच्चों। जब ये अणु के रूप में रहेगा तो H2 रहेगा। अच्छा, अब बात ये होती है कि समीकरण को संतुलित भी तो करना होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका है बच्चों, जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट इसके बाद ही आएगा। मैं 4 भी इसी पे समझा दे रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन लिखना नहीं है, ठीक है बच्चों ना। चौथा क्वेश्चन मैं इसी कंप्लीट कर दे रहा हूँ, तो मतलब इसको हम लिख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों हो जाएगा। तो उसमें लिखा है संतुलन समीकरण दीजिए। तो रासायनिक जो समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। फेरस की आंशिक अण संख्या बच्चों कितनी होती है, फेरस की आंशिक अण संख्या 2 होती है। क्लोरीन की बच्चों 1 होती है। और हाइड्रोजन को कभी भी लिखा जाए
तो स्वतंत्र अवस्था में वो नहीं रहता है, वो हमेशा अणु के रूप में लिखते हैं जब अलग होता है। तो यहाँ H2 के रूप में लिखेंगे ही लिखेंगे। तो जब ये H2 होगा तो अब देखो हाइड्रोजन का एक होता है ऑक्सीकरण संख्या, Cl का भी एक होता है, फेरस का 2 होता है। तो जब H का भी एक है, Cl का भी एक है, तो ये कंप्लीट है। हमने बताया था जब संख्या बराबर हो, जब संख्या बच्चों क्या हो, बराबर हो, तो वहां पर संख्या लिखी नहीं जाती। तो ये संख्या बराबर है तो नहीं लिखेंगे, क्लियर है, हेराफेरी नहीं होगा। लेकिन इसकी तो है ना, तो इसकी संख्या इस पर चली जाएगी और इसकी संख्या इस पर, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या Cl पर जाएगा, तो ये हो जाएगा FeCl2। तो चलते हैं, Cl भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया बच्चों, Fe एक ही है, तो यहाँ भी Fe है, परंतु यहाँ Cl और H एक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण संतुलित हो। तो जो समीकरण हमने संतुलित किया है, समीकरण आपका संतुलित हो गया ना बच्चों। तो यह जो समीकरण आपका संतुलित हुआ है, इसमें अभिकारक के जो अणु हैं वो और उत्पाद के जो अणु हैं, दोनों प्रकार तरफ के जो अणु हैं बच्चों बराबर होने चाहिए। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के अणु जिस समीकरण में बराबर होते हैं उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ बच्चों। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन। ओके, तो आइए बच्चों हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित कीजिए। तो बच्चों ये कथन दिया है, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन गैस से संयुक्त करके अमोनिया बनाता है। तो आइए चलिए देखते हैं, नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 ये क्रिया करके बच्चों बनाता है अमोनिया का सूत्र होता है NH3। गौर से समझिएगा, अमोनिया का फार्मूला बच्चों NH3 होता है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करता है तो अमोनिया गैस बना देता है। अब हमें इसे संतुलित भी करना है। तो हमने आपको बताया कि अवयव जो होते हैं जितना उत्पाद में होगा उतना ही अभिकारक में भी होना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 होती है, यहाँ भी नाइट्रोजन की संख्या 2 होना चाहिए बच्चों। तो टेंशन नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, हो गया। अच्छा, समझने की बात यह है कि यहाँ आप हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 3 दूना 6 और यहाँ 2 ही है, तो यहाँ पर क्या कर ले, 3 से गुणा कर ले। अब समस्या यही उठती है कि सर नाइट्रोजन के साथ आपने H3 क्यों लिख दिया, सीधे आपने नाइट्रोजन के साथ NH3 लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं है कैसे होगा। तो बच्चों नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 3 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो हमने आपको इसके पहले बताया ये वाली संख्या इस पर चली जाती है और ये संख्या इस पर चली जाती है, अर्थात ये हो गया NH3, इसलिए मैंने पहले ही ले लिया था NH3। तो बच्चों ये है गैस, ये है गैस, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन गैस है। ये कौन सी गैस है आपकी, नाइट्रोजन गैस है, और ये वाली आपकी हाइड्रोजन गैस है। जो बन के मिला वो बच्चों अमोनिया है। ये जो आपको बन के मिला वो कौन सी गैस है, अमोनिया गैस है। इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित भी हो गया और रासायनिक समीकरण भी बन गया। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा नीचे है वह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात ये है, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो घबराने की हमें जरूरत ना है। सबसे पहला हमें क्या करना है, जो ये सूत्र